am exhausted because of hard work. पहली बार अपने आप पर ताला लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये बात समझिए। आप अभी हेरा फेरी का जिक्र कर रहे थे, मतलब आपको जब आप बाहर निकलते हैं तो कितनी दफ़ा दिन में बताया जाता है कि साहब क्या कमाल की फिल्म है? वो तो बताया जाता है, लेकिन वो गले का फंदा है यार। वो देखो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या फिर दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, या फिर पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, हर काम के पीछे किसी ना किसी का कोई ना कोई एजेंडा हुआ करता है। अगर मैं आपको एक बहुत ही सीधे साधे एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँ ना, तो उसे मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि मान लो कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, ठीक ना, और उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि बेरोजगारी को मिटाना नामुमकिन है जब तक हम एक साथ काम ना करें और अपने स्किल्स और अपने माइंडसेट को चेंज ना कर दें। लेकिन मान लो उस पार्टी के ऑपोजिशन में जो पार्टी है और उनके कुछ मीडिया हाउसेस है, वो इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के या फिर काट खा के पेश करे, इस तरीके से कि मिनिस्टर ने बोला है कि बेरोजगारी को मिटाना नामुमकिन है, बस सिर्फ इतना ही, और जो आगे की बात कही गई थी ना उसे वो पूरी तरीके से मिटा दे। तो इससे जो मैसेज आएगा वो तो गलत ही होगा ना। और हम सब जानते हैं कि इस चीज़ के पीछे किसी ना किसी का एजेंडा होता ही है। जैसे इस केस में इस चीज़ के पीछे का एजेंडा है कि अपोजिशन पार्टी पावर में आ जाए, इसलिए वो इस तरीके के न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और देखो, मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं बस वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कल मैंने ना फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा जहाँ पर ये लिखा हुआ था ना कि संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को अपनी नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट से किक आउट कर दिया। और उसका कारण क्या लिखा उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ एक डिसेंट वर्किंग आवर मांग रही थी। बट संदीप रेड्डी वांगा एक मिसोजिनिस्ट पर्सन है, तो उन्होंने इस चीज का अप्रूवल नहीं दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से किक आउट कर दिया। वाह, बहुत लाजवाब। मतलब अगर अपना एजेंडा रन करना है तो किसी की इमेज को भी जितना भी डिटोरिएट करना चाहो कर दो, और इस केस में भी वही हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। देखो, सबसे पहली बात तो ये है ना कि स्पिरिट की जो शूटिंग थी ना वो पिछले साल यानी 2024 के एंड मतलब दिसंबर में ही शुरू होने वाली थी। बट मेकर्स ने दीपिका पादुकोण के प्रेगनेंसी के चलते इस फिल्म की शूटिंग को डिले कर दिया, ताकि जब कभी भी दीपिका पादुकोण कंफर्टेबल हो तो वो आके इस फिल्म की शूटिंग कर दे। बट इतना वेट करने के बाद क्या हुआ, कुछ अलग ही एजेंडा रन होने लगा, क्योंकि पूरी सच्चाई किसी को पता नहीं है। जहां पर एज पर द फिल्म मेकर्स एंड मेनी अदर मीडिया आउटलेट्स, संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका पादुकोण को इस वजह से फिल्म से नहीं निकाला कि वो सिर्फ एक डिसेंट वर्किंग आवर मांग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। दीपिका पादुकोण के कई सारे ऐसे डिमांड्स थे ना जो टोटली इलॉजिकल थे। चलो, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ, चलो, जो उन्होंने पहली डिमांड रखी थी वो सही थी, और अगर सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन के चलते अगर संदीप ने दीपिका पादुकोण को निकाला है तो ये गलत है। लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ ये केस नहीं था, दीपिका पादुकोण ने आगे ये भी डिमांड रखी थी कि वो फिल्म में कोई भी तेलुगु डायलॉग्स नहीं बोलेगी। चलो कोई बात नहीं, उसे डब किया जा सकता था। फिर आगे उन्होंने डिमांड रखा कि उनकी जो सैलरी है वो और ज्यादा बढ़ा दी जाए। मतलब सीधे सीधे तौर पे उन्होंने सिर्फ अपने डिमांड्स को सामने रखे। मतलब वो चाहती थी कि वो एक डिसेंट वर्किंग आवर्स में काम करे, उसके बाद वो चाहती थी कि मैं कोई भी तेलुगु डायलॉग्स नहीं बोलूंगी, और तीसरी शर्त ये थी कि उनकी जो सैलरी है उसे और बढ़ा दिया जाए, जबकि उन्हें एक साइनिंग अमाउंट पे ऑलरेडी साइन कर लिया गया था। लेकिन ये बाकी के दो रीजन नहीं बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये दो रीजन बताए जाएंगे ना तो संदीप रेड्डी वांगा के ऊपर जो मिसोजिनिस्ट होने का जो क्लेम लगता है ना वो झूठा साबित होने लगेगा। और देखो, हम सबको पता है कि फिल्म मेकिंग बिजनेस कोई सिंपल बिजनेस नहीं है। यहाँ पर सब कुछ एक टाइट शेड्यूल में चलता है। अगर उसके बावजूद भी फिल्म मेकर्स आपके किसी रीजन के चलते आपके फिल्म में ना होने या फिर आपके चलते फिल्म को डिले कर रहे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि हाँ, मेरे तरफ से भी जितना हो सके मैं उतना मेहनत करने की कोशिश करूंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर सच में दीपिका पादुकोण अपने बच्चे की परवाह करती है और उसकी ख्याल रखना चाहती है तो सिंपल से बात है, वो एक थोड़ा लंबा 1 साल का ब्रेक ले ले। लेकिन नहीं, उन्हें वो भी नहीं करना है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे इकोसिस्टम को है ना बस अपना एजेंडा चलाना है। जहाँ पे बॉलीवुड ने तो ये ठप्पा लगा दिया है कि संदीप रेड्डी वांगा इज अ मिसोजिनिस्ट पर्सन, और उस चीज को प्रूव करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए फाइनली मुझे बड़ा सुकून मिला जब इस फिल्म से दीपिका पादुकोण को निकाल के फाइनली तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया गया। और देखो, दीपिका पादुकोण को निकालने से इस फिल्म में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इस फिल्म में ऑलरेडी प्रभास जैसे बड़े स्टार है जो अकेले अपने दम पे 200-300 करोड़ का कलेक्शन आराम से ला देते हैं। सो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं बॉलीवुड में एक और रिसेंटली चल रही कंट्रोवर्सी के अराउंड, जो कि है हेरा फेरी 3 से रिलेटेड। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई ना जहाँ पे परेश रावल ने बोला कि वो हेरा फेरी 3 से एग्जिट कर रहे हैं, और उसी का कारण क्या है, उन्होंने बताया कि वो कुछ क्रिएटिव डिफरेंस के चलते वो इसमें आप काम नहीं करना चाहते हैं। और अगर तुम देखो ना तो परेश रावल ने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज में पहले भी कहा है कि उन्हें बाबू राव का कैरेक्टर अब उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, और वो खुद भी नहीं चाहते कि वो इस कैरेक्टर को प्ले करे। लेकिन उसके बाद जब अक्षय कुमार ने
हेरा फेरी 3 के राइट्स खरीद लिए थे और परेश रावल को उनकी जो यूजुअल साइनिंग अमाउंट होती है ना, उससे कई ज्यादा ऑफर किया था। मतलब 15 करोड़ का रिपोर्टेड अमाउंट उन्हें ऑफर किया गया था। उसके बाद कहा जा रहा था कि एक टीजर भी शूट कर लिया गया था इस फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए। और फिर सुनील शेट्टी, परेश रावल, अक्षय कुमार, ये तीनों इस फिल्म में वापस भी आ गए थे। बट फिर क्या हुआ, परेश रावल ने इस फिल्म से ऑफिशियली एग्जिट ले लिया। अब इस चीज के बाद ना बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियन है। कुछ लोग इस बात से बहुत गुस्सा है कि परेश रावल का बहुत ज्यादा एटीट्यूड बढ़ गया है, वो ना जाने अपने आप को क्या समझने लगे कि उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। उसके बाद अक्षय कुमार ने भी उन पे एक लीगल केस डाल दिया जिसका अमाउंट है 25 करोड़। उसके बाद जब प्रियदर्शन सर ने परेश रावल से बात करने की कोशिश की, वो प्रियदर्शन सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो उन्हें किसी भी वे में डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो अब हेरा फेरी 3 के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। जिसके बाद प्रियदर्शन सर ने भी अपनी इस बात के साथ डिसअपॉइंटमेंट जताई है। लेकिन एक्चुअल रीजन किसी को अभी तक नहीं पता है कि इस फिल्म से परेश रावल ने अपनी दूरी क्यों बना ली। जहां पर अगर कहा जाए तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि 11 लाख का जो अमाउंट था उससे 15% इंटरेस्ट के साथ परेश रावल ने अक्षय कुमार को रिटर्न कर दिया है। जिसके बाद जो भी फाइनल बात निकल के आ रही है ना, वो यही है कि इस चीज के पीछे का कारण है टाइम से उनकी सैलरी ना मिलना। जहां पर बहुत सारे न्यूज मीडिया आर्टिकल्स का ये कहना है ना कि परेश रावल को 15 करोड़ के अमाउंट में साइन तो कर लिया गया था और ये बात सच भी है, लेकिन उसके अलावा एक शर्त भी रखी गई थी कि ये 15 करोड़ का अमाउंट है ना, वो परेश रावल को हेरा फेरी 3 रिलीज होने के 1 महीने बाद दिया जाएगा। और अगर इस कारण के चलते ना परेश रावल ने इसमें से दूरी की है ना, तो ये थोड़ा बहुत सही भी है। क्योंकि हाँ चलो, आपने बोला कि आपकी जो मैं यूजुअल सैलरी होती है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा के दूंगा, बट ये भी कोई बात नहीं होती है कि आप उस सैलरी को तब तक डिले करोगे जब तक फिल्म रिलीज ना हो जाए। और मुझे भी ये बात सही लगती है। और हाँ, मैं समझता हूँ कि इस पार्टिकुलर फिल्म से बहुत सारे लोगों का नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इस फिल्म के थर्ड पार्ट का वेट कर रहे थे और फाइनली जब थोड़ी बहुत होप मिली थी कि हाँ अब इस फिल्म को रिलीज होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग अब ऑफिशियली शुरू होने वाली है। सारे कास्ट आ चुके हैं, डायरेक्टर भी वापस आ चुके हैं, टीजर भी शूट हो गया है, तो अब ये फिल्म रिलीज हो के रहेगी। बट उसके बाद फिर क्या पता चलता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत वापस से आ गई एंड द प्रोजेक्ट गॉट शेल्व्ड अगेन। बट फिर भी अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहो ना, तो मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फिल्म का थर्ड पार्ट आए। क्योंकि सबसे पहली बात ये है ना कि इस फिल्म की जो राइटिंग है ना, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है। क्योंकि हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, इन दोनों फिल्मों की जो राइटिंग थी ना, मतलब इन दोनों फिल्म के स्क्रीन पे डायलॉग जो थे ना, उससे नीरज वोरा सर ने लिखा था। और नीरज वोरा सर की जो राइटिंग थी ना, उसमें ऑथेंटिसिटी रहती थी। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि हेरा फेरी एक रीमेक थी, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक सेटिंग को एज इट इज उठाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्क्रीन पे जो डायरेक्शन चेंज किए गए थे ना, उससे फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। एंड एज पर रिपोर्ट्स ऐसा कहा जा रहा है कि हेरा फेरी 3 को फरहाद सामजी सर ने लिखा है, और हम तो जानते हैं उनकी राइटिंग कितनी लाजवाब होती है। तो इससे तो अच्छा है कि एक फिल्म जिसके साथ हमारा इतना सारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, उसकी लेगेसी आगे किसी और सीक्वल के चलते बर्बाद हो, उससे अच्छा हो कि ये फिल्म ना ही बने। बट फिर भी चलिए, तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इस पार्टिकुलर फिल्म को लेकर, और मुझे क्यों लगता है इसका थर्ड पार्ट नहीं आना चाहिए, और क्यों ये जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके अराउंड, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या वो सही है, क्या एक्टर्स अपने स्टैंड में सही है, और भी बहुत सारी चीजें। एंड सेम चीज मैं कहना चाहता हूँ दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट के साथ, जहाँ पे ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इस चीज के पीछे और कुछ नहीं, सब लोगों का अपना अपना पर्टिकुलर एजेंडा जुड़ा हुआ था। जहाँ पर अगेन से मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि अगर संदीप रेड्डी वांगा को दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से निकालना ही था ना, तो वो पहले ही कर चुके होते इस बात को। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा खासा कम से कम 8 महीने का ब्रेक लिया इस फिल्म को शुरू करने से पहले, ताकि दीपिका पादुकोण थोड़ी बहुत सेटल हो जाए और फिर फाइनली इस फिल्म की शूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो पाए। बट जब इस चीज में भी अब डिले पे डिले और उसके ऊपर से अलग अलग और नए नए डिमांड्स देखने को मिले, तो उसके बाद उन्होंने इस फिल्म से ऑफिशियली दीपिका पादुकोण को निकाल दिया। और ये जो डिसीजन है वो अकेला केवल संदीप रेड्डी वांगा का नहीं हो सकता है, इसके पीछे प्रोड्यूसर्स का भी अप्रूवल चाहिए होगा, और उन्होंने भी इस चीज का अप्रूवल दिया, तब जाके ये डिसीजन फाइनल हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना वो भी सही बात नहीं है। पर फिर भी चलो, इस बात पे भी ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, जिसे भी बहुत लोग मे बी मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, पर छोड़ो, कोई बात नहीं। इसलिए अगर इन दोनों बातों पे आपका कुछ पर्सनल ओपिनियन है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखते हैं आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों मामलों में। सो डू कमेंट योर व्यूज, और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।